नहीं जा रहा। फाइनली आप सच बात कह रहा हूँ, हमारे देश में कांग्रेसियों ने इस लाल किले की भारत की संपत्तियों की रक्षा करी। चुनाव आयोग दलाली कर रहा है एक राजनीतिक पार्टी की। जय श्री राम, जय श्री राम। जब हम आतंकवादी किसान खालिस्तानी और जो तड़ीपार कौन है? और जो गोदरा कांड कराने वाला कौन है जो गोदरा कांड कराने वाला? 28 मुकदमे इस पे अजय बिष्ट पे ये अपने मुकदमे माफ करा लेता है। हम क्या है, हमारे मुकदमे कौन माफ कराएगा? ममता बनर्जी वहां की सीएम बन नहीं है, रोक पाओ तो रोक लो, कह देना प्रधानमंत्री मोदी से भी और अमित शाह से भी। तड़ीपार से हिंदू खतरे में, अरे हम खतरे में, हमारी जमीन खतरे में, हमारे देश का नागरिक खतरे में, हमारा सिस्टम खतरे में, न्यायपालिका खतरे में, हमारे देश की जीडीपी आज जितनी है उससे ज्यादा कर्जा हो गया हमारे देश पे। हिंदुत्व खतरे में नहीं है, देश खतरे में है। ये हिंदुत्व के नाम पे जिन्होंने देश लूटा है ना, उसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं। हमें हिंदुत्व में सिखाना आई समझ में, और ऐसी सुन ले, और ऐसे हो, और झूठे प्रधानमंत्री की सवाल बातों के जवाब मत लेना। और आप बंगाल से जो है अभी महज 1-2 दिन पहले ही आप आए हैं, क्या है वहाँ की रूपरेखा, कैसे आप देखते हैं पूरे चुनाव? पूरे चुनाव में वहाँ से जड़ से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ना पहले था, ना आज है, ना रहेगा। ये केवल प्रचार के माध्यम से हिंदुओं को गुमराह करके वोट बैंक की राजनीति खेल के अपना थोड़ा सा आज चुनाव आयोग का सहयोग लेके 3 थे 30 पे पहुंच सकते हैं बस। क्योंकि आज चुनाव ईमानदारी से नहीं हो रहा, निष्पक्ष नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बहुत बड़ी आज ऐसी लोकतंत्र की हत्या कर रहा है जो हमारे आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ था। इनका कोई जनाधार नहीं, इन पे अपने कैंडिडेट नहीं थे, पूरे दूसरे पार्टी के कैंडिडेटों को टिकट दे दिया। इनके पास पोलिंग एजेंट नहीं है, बीजेपी के पास बंगाल के, बिहार से और उत्तर प्रदेश के पोलिंग एजेंट बनाए जा रहे हैं। इन्होंने बहुत प्रयास किया हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने का, जैसा ये पूरे देश में करते हैं। बंगाल में बिल्कुल भी इस तरह की वो नहीं है। केवल बंगाल में जो बिहारी और उत्तर प्रदेश के जो लोग बस गए हैं जाके, वही मोदी जी के साथ हैं। बाकी बंगाल पूरा एकजुट है, दीदी के साथ है। 2014 का मीडिया के प्रचार के माध्यम से चुनाव जीत के जो सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, उस नीति को उन्होंने लागू कर रखा चुनाव लड़ने में। अब ऐसा ही पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं कि प्रचार के माध्यम से हवा बना के, लेकिन इनका वहाँ पे कोई जनाधार नहीं है। किसी भी प्रकार से ये वहाँ सरकार नहीं बना सकते। अमित शाह हर जगह कहते हैं 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, दिल्ली, राजस्थान, तमाम जगह कहीं कुछ नहीं बना। ठीक है, आखिरकार में ज्वाइंट सरकार ही बनाने पड़ी। बंगाल में वो भी नहीं बनेंगी। लेकिन पीएम मोदी जी जो हैं बार बार रैलियाँ कर रहे हैं, और जो है वर्धमान के अंदर रैलियाँ की हैं उन्होंने, और बड़े ज़ोर शोर से जो उन्होंने दीदी पे तंज कसते हुए कहा है कि अगर दीदी गुस्सा निकालना है तो वो वहीं पे ही हैं, जितना जी भर के गालियाँ देने, गाली दे लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दीदी का चरित्र ऐसा नहीं है। दीदी मान सम्मान स्वाभिमान वाली लेडी है, ब्राह्मण है, सन्यासी औरत हैं। हमारी ममता बनर्जी वो इस तरह का चरित्र नहीं रखती हैं। चरित्र इन लोगों का खराब है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं। आप देखिए पीएम का चरित्र, अपनी पत्नी को छोड़ के चले आए। आप देखिए पीएम का चरित्र। भारतीय जनता पार्टी में आए हैं शुभेंदु अधिकारी, वो ममता दीदी कहते थे, अब बेगम कहते हैं। इनके चरित्र को देखिए। और जब ममता दीदी इस बदतमीजी का जवाब देती हैं तो मोदी रोता है, आपको गुमराह करता है। मोदी के चरित्र को पढ़िए, ममता बनर्जी के चरित्र को पढ़िए, आपको अपने हिंदू होने का प्रमाण देना पड़ेगा कि आप किसके साथ हैं फिर। लेकिन सर सवाल है मेरा कि वहाँ पे कुछ लोगों का ये बयान चल रहा है, जो मतदान करने वाले जो लोग हैं, वोटर जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम दीदी को जिताएंगे तो वो पाकिस्तान बनाएंगे, तो इस तरीके से हम क्यों करें? मोदी जी जो है हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम मोदी जी को वोट देंगे। नहीं, एक बात तो बताओ, यहाँ नहीं है क्या? हमारे मुसलमान बिहार में नहीं है क्या? यहाँ पे यूपी में नहीं है कि वहीं पाकिस्तान बन जाएगा? ये तो हर जगह कहने लग गए। अब हर स्टेट में जहाँ भी चुनाव होता है असेंबली का, वह सब जगह यही कहने लग जाते हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, इनके एक मैनिफेस्टो में तो ये लिखा हुआ है एनआरसी और सीए हम लागू नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? एक स्टेट में तो जहाँ ये लड़ रहे हैं और दूसरे स्टेट में कह रहे हैं हम एनआरसी और सीए लागू करेंगे, जब ये खुद ही नहीं को पता नहीं है, खुद ही कंफ्यूज है। और वहाँ जाके देखो, जहाँ भी इनको मिल रहा है, कहीं जाके ब्राह्मण वर्सेज कुछ कर, अब ये क्या बोल रहे हैं वहाँ बंगाल में कि हमको चटर्जी बनर्जी ऐसी वोट नहीं चाहिए, हमें ब्राह्मण की वोट नहीं चाहिए। जब हरियाणा में चुनाव होगा जाटों की वोट हमें नहीं चाहिए, नहीं समझ रहे? पंजाब में जाएंगे, हमें उसकी सरदारों की नहीं चाहिए। ये इतना इस पब्लिक को मतलब कास्ट में भी बांटे दे रहे हैं। राष्ट्र के हिसाब से अपने उन्हें उसमें तो बांट ही दिया, धर्म के हिसाब से, फिर इन कास्टों में भी बांटते चले जा रहे हैं। जहाँ भी जो भी कास्ट अपना जो पहले से राज कर रही थी, वहाँ जा रहे हैं। जैसे गुजरात में जाते हैं तो पटेलों के खिलाफ बोलते हैं, वहाँ गए तो ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं। बंगाल में, यूपी में जैसे ही आ जाएंगे फिर ब्राह्मण इनके रिश्तेदार हो जाते हैं। उखड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी का तंबू
मजबूत तंबू ममता बनर्जी का ऑलरेडी है। भारतीय जनता पार्टी का इस भारत से तंबू खड़ने वाला है। अभी चुनाव यूपी में भी चल रहे हैं ना, आपको देखने को मिलेगा। बंगाल के चुनाव का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और एक बात बता भाई, एक बात बताओ, 56 इंच की छाती देख ली कितनी है, मीडिया के सामने आने से डरता है, झूठा आदमी है। कहाँ है हिंदुत्व खतरे में? कहता है हिंदुत्व खतरे में। कौन मिनी पाकिस्तान बना देगा? इसके प्रधानमंत्री रहते हुए आज देश में मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। इससे पहले देश नहीं चल रहा था, है? कहाँ हिंदुत्व खतरे में? इनके कहने से हम मान लें, जो देश बेच रहा है वो हमें बता रहा है हिंदुत्व खतरे में है। जो हमारे देश के संविधान पे चोट कर रहा है वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है हिंदू खतरे में। अरे हम खतरे में, हमारी ज़मीन खतरे में, हमारे देश का नागरिक खतरे में, हमारा सिस्टम खतरे में, न्यायपालिका खतरे में। हमारे देश की जीडीपी आज जितनी है उससे ज़्यादा कर्जा हो गया हमारे देश पे। कर्जदार देश गुलाम होता है। हिंदुत्व खतरे में नहीं है, देश खतरे में है। ये हिंदुत्व के नाम पे जिन्होंने देश लूटा है ना, उसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं। एक बार और मौका दीजिए, हो सकता है कुछ परिवर्तन। हम देश के साथ गद्दारी करें, हम देश के साथ गद्दारी करें, हम देश के साथ गद्दारी करें, इसको मौका देके। आज जान चुके हम कहाँ स्मार्ट सिटी, कहाँ 2 करोड़ रोजगार। आज देश की नीलामी की जा रही है, देश बेचा जा रहा है। करने से समय लगता है कि नहीं? कुछ भी बड़ा काम करने से पहले समय लगता है। ऐसा है देखिए, ऐसा है देखिए, ऐसा है देखिए, ऐसा है किसी आदमी के हाथ में देश देते आज हमारी राष्ट्रीय संपत्तियां ना बिकती। हिंदुओं का गौरव है ना, जो पहचान है भारत की, वो लाल किला वो बेच दिया है। आज समझना पड़ेगा, पाकिस्तान के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे आज देश लुट चुका है। क्या यार बात करते हैं आप? संसद को भी दे दो, संसद में हम अपने लाल किले की रक्षा नहीं कर पा रहे। नहीं, अबे संसद पे हमला। क्या यार बातें यार, देश डुबा दिया। एक निकम्मे की निकम्मा छुपा रहे हो आप। हमारा भारत बेच रहा है आप प्राइवेटीकरण में, यानी सरकारी आदमी काम नहीं करते, आपने मान लिया। ऐसी से देश आगे बढ़ गया, ऐसी से लोकतंत्र हमारा खड़ा हो गया। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक देश है ये भारत। इसी सिस्टम के दम पे यही वो न्यायपालिका जिसने इंदिरा गांधी का चुनाव कैंसिल किया था उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने, जब इमरजेंसी लगी थी। और आज का अंबानी अडानी के कमरे में क्या बात करते हैं आप झूठे लोगों की बात को राष्ट्रवादी कह रहे हैं, और न्याय की बात को, राष्ट्र की बात को, सच की बात को आप किस प्रकार से दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ सोच समझ के दिए हों। कोई सोच समझ के नहीं दिया। अभी 26 जनवरी पे हमारे लाल किले का अपमान हुआ और डालमिया को बेच दिया। अरे पृथ्वीराज चौहान का था ये, किसी इनके बाप का नहीं था जिनने बेच दिया। कांग्रेसियों ने कैसे रक्षा करी इसकी, जिन्हें आप देश का गद्दार कहते हैं? उन्होंने राष्ट्रीय संपत्तियों की कैसे रक्षा करी? ठीक है, आप दूसरी जगह जा रहे हैं, बता दीजिए। फाइनली आप सच बात कह रहा हूँ, हमारे देश में कांग्रेसियों ने इस लाल किले की भारत की संपत्तियों की रक्षा करी, हमें अधिकार दिए, निष्पक्ष चुनाव कराया। कब मिला ईवीएम कांग्रेस के शासन में गाड़ियों में? कब मिला ईवीएम सड़कों पे? कब चोरी हुआ 20 लाख ईवीएम जब देश में कांग्रेस शासन कर रही थी? हिंदुत्व, भारत माता की जय। बेच दिया देश, सरकारी कर्मचारी खत्म किए जा रहे हैं, विश्वास खत्म हो गया न्यायपालिका का। चुनाव आयोग दलाली कर रहा है एक राजनीतिक पार्टी की। जय श्री राम, जय श्री राम। तब टीएमसी नेताओं के घर पे भी तो मिल रहा है। टीएमसी कैसे मिल रहा है? चुनाव आयोग चोर है, इसलिए टीएमसी के घर पे मिल रहा है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ईवीएम कैसे गया? इस्तीफा क्यों नहीं देता अरोड़ा? क्यों नहीं देता? आपने महाराष्ट्र के गृह मंत्री से इस्तीफा लिया, अभी चुनाव में नक्सली हमला हुआ, क्यों नहीं देता अमित शाह इस्तीफा? क्यों नहीं देता मोदी इस्तीफा? पुलवामा हमला हुआ, बालाकोट की झूठी स्ट्राइक करके पूरे देश से झूठ बोला। ये हिंदू हैं, ये गुंडे झूठे, इनकी बातों का हम जवाब देंगे। हम आतंकवादी, किसान खालिस्तानी। और ये तड़ीपार कौन है? और जो गोधरा कांड कराने वाला कौन है? कौन है जो गोधरा कांड कराने वाला? 28 मुकदमे इस पे अजय बिष्ट पे। ये अपने मुकदमे माफ करा लेता है, हम क्या है? हमारे मुकदमे कौन माफ कराएगा? जिसने वोट देके से सीएम बनाया, कौन है जो सीएम बन के अपने मुकदमे माफ कराता है? हमें हिंदुत्व में सिखाना आएंगे, आई समझ में? और ऐसी सुन ले, और ऐसे हो, और झूठे प्रधानमंत्री की सवाल बातों के जवाब मत लेना। चैनल चलाना चला, नहीं चलाना भाई, और कहीं पर रास्ता देख। लोग जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बार बार बीजेपी नेताओं के गाड़ियों में जो है ईवीएम मिल रहा है, टीएमसी नेताओं के घर पे भी ईवीएम मिले हैं, 5 मशीनें मिली हैं, तो उसको लेकर क्या? ऐसा है, एक सवाल का जवाब दूंगा, और तुम्हारे देश के पीएम में, तुम्हारे देश के गृह मंत्री की औकात हो, 56 इंच की छाती हो, तो सारे जवाब मिल जाएंगे। चुनाव आयोग को एक बार रवीश कुमार के सामने इंटरव्यू करा दे, एक बार देश के पीएम का इंटरव्यू करा दे, एक बार गृह मंत्री का लाइव इंटरव्यू करा दे, औकात समझ में आ जाएगी कौन कितने पानी में है। सारे सवाल के जवाब रवीश कुमार के माध्यम से पूरे देश को नहीं, विश्व को मिल जाएंगे। समझ में आया? समझ में आया?
चलिए ठीक है, तो आखिरी कैसे देखते हैं कि फाइनली जो रिजल्ट होएगा किसके पक्ष में? ममता बनर्जी वहाँ की सीएम बन रही है, रोक पाओ तो रोक लो, कह देना प्रधानमंत्री मोदी से भी और अमित शाह से भी, तड़ी पार से सीएम ममता बनर्जी ही बनेंगी, क्योंकि उनके साथ जनता खड़ी है, ईवीएम नहीं खड़ा, जनता खड़ी है। और जनता जिसके साथ खड़ी होती है वही चुनाव जीतता है, वही चुनाव जीतता है। बेईमानी से ज़्यादा दिन आगे नहीं जा सकते। देश का प्रधानमंत्री झूठा है, झूठा है, झूठा है। आप हार रहे हैं बंगाल में तो कह रहे हैं कि ईवीएम की चोरी हो रही है। क्या अगर आप बंगाल जीत जाती है, ममता दीदी जीत जाती हो, तो क्या ईवीएम पे सवाल उठाएंगे? ये बड़ुएगिरी के सवाल मत करे करो कि आप हार रहे हो तो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हो। हम पहले से ही कह रहे हैं और पूरा देश कह रहा है कि ईवीएम पे चुनाव सुरक्षित नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले कहा कि ईवीएम में मतदान सुरक्षित नहीं है। आज क्यों नहीं हटा देते, क्यों नहीं हटा देते? हमें तो ईवीएम पे चुनाव चाहिए ही नहीं ना। 2024 में जो अभी 22 में चुनाव है, करवा ले बैलेट पेपर से। इस आदित्यनाथ योगी औकात है ना, जो शेर 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 समझता है, सामने आ जाएगी कि तू शेर है क्या है। समझ में आई? सच्चाई को दबाइए मत ईवीएम के नाम पे। ईवीएम पे हमें विश्वास नहीं है और ईवीएम के माध्यम से बेईमानी की जा रही है। आप सवाल क्यों नहीं पूछते भारत के गृह मंत्री से, चुनाव आयोग से 20 लाख ईवीएम चोरी हुए कहाँ है, कहाँ है वो? क्यों नहीं सवाल पूछा जाता? क्यों ईवीएम मिल रहा है बीजेपी की गाड़ी में? आप जीतने और हारने की बात कह के झूठ को बढ़ावा देते हैं, हैं? ऐसे काम नहीं चलेगा। देश लूट चुका है, देश बर्बाद हो चुका है। अब हम गुलामी की ओर हैं। जिस देश में 90% उसकी जीडीपी से ज़्यादा कर्जा हो जाए। किसके गुलामी की तरफ है? श्रीलंका किसकी गुलामी कर रहा है? नेपाल किसकी गुलामी कर रहा है? हम किससे कर्जा लिया है? पीएम मोदी ने। देश की जीडीपी से, जितनी जीडीपी है उससे ज़्यादा कर्जदार हम हो चुके हैं। कर्जदार होने का मतलब क्या होता है देश जानता है, नागरिक जानता है। अब हमारे देश पे उतना कर्जा है जो आज श्रीलंका की औकात नहीं ना कि चाइना से बोल सके, नेपाल की औकात नहीं ना चाइना से बोल सके। ऐसे हम जिस देश से कर्जा ले रहे हैं उस देश के सामने सर नहीं उठा सकते। आज उद्योगपतियों के गुलाम बनने जा रहे हैं, मनी अडानी के, जैसे पहले देश गुलाम था। याद रखना इस बात को।